बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका नसार। नाजरीन, एक बार फिर वही चहम गोइयाँ शुरू हो गई कि इंतखाबात वक्त पर नहीं होंगे। इंतखाबात वक्त पर ना होने की बात की तो किसने की? राजा रियाज साहब ने। रहे तो लीडर ऑफ द अपोजिशन, लेकिन माना यह जाता है कि हुकूमत के साथ इंतहाई फ्रेंडली होने की वजह से उनके पास ऐसी खबरें पहुंचा दी जाती हैं जिन खबरों की बुनियाद पर हुकूमत के आने वाले बात का या आने वाले फैसले का एक वो फाउंडेशन बन सके। क्या आज राजा रियाज साहब ने इसी तरह की फाउंडेशन बनाने की कोशिश की है, जिसके अंदर हुकूमत के आने वाले एक फैसले, जिसके अंदर डिले इन दी इलेक्शंस नजर आएगा, क्या उसकी एक कहते हैं जहन साजी करने की कोशिश की हो सकती है? बहरहाल ये एक अहम सवाल है जो कि इस टाइम पर इस्लामाबाद में गर्दिश कर रहा है कि क्या इंतखाबात जो है वो वाकई में अक्टूबर में होंगे, हुकूमत छोड़ के चली जाएगी तो उसके बाद वाकई में 3 महीने की ही केयर टेकर सेटअप रहेगा, या फिर किसी भी वजह को बहाना बनाकर हुकूमत इंतखाबात को आगे घसीट लेगी? और क्या वो इंतखाबात को आगे घसीटने के लिए सिर्फ और सिर्फ केयर टेकर सेटअप को एक्सटेंड किया जाएगा, या फिर हुकूमत खुद जब अपना जो टेन्योर पूरा कर चुकी होगी उससे पहले ही जाने की बजाय या उस टाइम पर जाने की बजाय उससे बाद तक डटी रहने का इरादा रखती है? इस हवाले से बात करेंगे। पहला सेगमेंट हमारा होगा। फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, लीडर हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के। बहुत शुक्रिया चौहान साहब, आपने ज्वाइन किया। दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे पाकिस्तानी मईशत की। कहने को तो IMF के इस 9 माह के मुआहिदे के अंदर हम लोगों को $3 बिलियन मिलेंगे, लेकिन क्या ये $3 बिलियन जो होंगे वो पाकिस्तानी मईशत को संभाल देंगे, मईशत को IMF के चुंगल से निकाल लेंगे, या फिर पाकिस्तान के माशी मसाइल को हल कर देंगे, या एक आम आदमी को उसका हक दिलवा देंगे? ये तमाम वो सवालात हैं जो कि आज हमने पूछने। हमारे साथ शब्बर जैदी साहब भी होंगे, उन्होंने कुछ अर्से पहले एक एतराफ़ कह लीजिए वो भी किया था, उस हवाले से भी बात करेंगे। शब्बर जैदी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस इन द शो एज वेल। लेकिन फयाजुल हसन चौहान साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगी। आप लोग भी, IPP भी इस टाइम पर तैयारियां पकड़ना शुरू कर चुकी है, यानी कैंडिडेट्स ढूंढ रही है, कैंडिडेट्स को टिकट देने की तरफ आ गई है। आपको इंतखाबात वक्त पर होते हुए नजर आ रहे हैं चौहान साहब, या ये मामला लंबा आगे जाएगा जैसे राजा रियाज साहब एक इशारा कर रहे हैं? देखें, एक तो पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू है, एक मैं एक अपना जाती पॉइंट ऑफ व्यू भी इस इशू के ऊपर रखता हूँ। पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बर वक्त टाइम पे इलेक्शन होने चाहिए। अगर तो असम्बली की मुद्दत पूरी होगी तो फिर 2 महीने के अंदर, और अगर मुद्दत से 3, 4, 5 दिन पहले असम्बली तोड़ दी जाती है तो फिर 3 महीनों के अंदर ये इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन जो मैं जाती तौर पे मेरी परसेप्शन है और मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ, उसमें इस तरह है कि मरदमशुमारी का प्रोसेस इस वक्त जारी है। मरदमशुमारी का कंप्लीट होने में अभी तकरीबन कोई 2 से 3 महीने हैं, और गिनती का प्रोसेस जो है ना, अभी गिनती का जो प्रोसेस होता है ना, जो रिक्वायरमेंट होती है डोर टू डोर जाके, वो अभी 2 से 3 महीने हैं। फिर जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद फिर ऑफिस में बैठ के उसकी प्रॉपर जो गिनती होती है, जो डेटा कलेक्ट किया गया है, उसका फिर सूबा वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, डिवीजन वाइज तो सारी जनाब कैलकुलेशन होती है। उसके अंदर भी जनाब आपके एक से 2-3 माह वो लगेंगे। फिर ऑफिशियल रिजल्ट जो होता है मरदमशुमारी का, उसकी अनाउंसमेंट होगी। अब जो आइन है, आइन ये कहता है, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, कि जब भी मरदमशुमारी का ऑफिशियल रिजल्ट गजट इशू होगा तो रियासत पाकिस्तान पाबंद है कि नेक्स्ट जनरल इलेक्शन वो नई हदबंदियों के ऊपर, नई डिमार्केशन के ऊपर जनाब करवाने का पाबंद होगी रियासत पाकिस्तान। मतलब है, जब भी कोई मरदमशुमारी कंप्लीट होने के बाद अपना रिजल्ट ऑफिशियली अनाउंस हो जाएगा जिस मरदमशुमारी का, उसका उससे अगला जो इलेक्शन, जनरल इलेक्शन कोई भी हुआ, चाहे वो 1 महीने बाद हो, 10 महीने बाद हो, 2 साल बाद हो, 3 साल बाद हो, लेकिन मरदमशुमारी के फौरन बाद जो भी इलेक्शन आएगा वो नई हदबंदियों के ऊपर होगा। अब नई हदबंदियां वो भी तकरीबन 3 से 4 महीने का, 5 महीने का प्रोसेस है। तो मैं ये समझता हूँ, जो मेरा जाती पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मैं चीजें देख रहा हूँ, कि जनरल इलेक्शन ये तकरीबन मार्च 2023 से 24 से लेके नवंबर 2024 के दरमियान, मुझे जाती तौर पे ये मेरा परसेप्शन है। बाकी जो आइन और कानून जनाब, अगर ये अभी फौरन गजट अनाउंस कर देते हैं मरदमशुमारी का ऑफिशियल गजट, और हदबंदियां भी 2-3 महीनों के अंदर कर लेते हैं, तो फिर कानून के मुताबिक अक्टूबर से नवंबर में होने चाहिए।
अच्छा, वैसे अभी अभी कुछ वक्त है, ऑब्वियसली जुलाई अगस्त का बिड है, तो 1.5 महीना, ये भी है, आगे भी 3 महीने है, बट एनीवे अब ये बात आती है फिर कि अगर तो फॉर एग्जांपल इंतखाबात वक्त पर नहीं होते चौहान साहब, तो फिर तो वो पीटीआई का मौकफ सही हो गया कि ये तो चाहते ही नहीं है कि इंतखाबात हो किसी तरीके से, ये पहले दिन से इंतखाबात से भाग रहे, तो वो वाली बात सच नहीं हो जाएगी चौहान साहब? देखिए, बात यह है कि तहरीक इंसाफ के चाहने या ना चाहने की बात नहीं है ना, कुछ ग्राउंड रियलिटीज की बात है ना। ग्राउंड रियलिटीज मैंने आपके सामने एक रियलिटी आपके सामने रख दी, दूसरी रियलिटी वो भी आप सुन लें। जो इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद, आज अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब ने जो अपनी कुछ गुफ्तगू की है, जो आइन के अंदर वो भी प्रोविजन मौजूद है कि आप कोई भी मुआशी एमरजेंसी लगाकर, जो मुआशी हालात एमरजेंसी तो है, पाकिस्तान की इकॉनमी जो है ना, वो पिछले 1.25 साल के अंदर जो नेशनल इंटरनेशनल क्राइसिस की वजह से और नेशनल इंटरनेशनल फैक्टर्स की वजह से पाकिस्तान के अंदर फसाद फिल अर्ज की सियासत, और फिर IMF के साथ जो माहिदा जनवरी फरवरी पिछले साल पीटीआई की हुकूमत ने तोड़ा, फिर उसके बाद मौजूदा जो हुकूमत है कुछ उसकी भी नाअहली कि जिसकी वजह से जनाब पाकिस्तान की इकॉनमी और पाकिस्तान का जनाब ज़र मुबादला के ज़खायर वो आपके सामने है, मुझे ज़्यादा तफसील बताने की ज़रूरत नहीं। इन हालात के अंदर जब एक रिवाइवल के तौर पे IMF का एक जनाब अरेंजमेंट हुई है और $3 अरब का एक माहिदा होने जा रहा है 9 महीने के लिए, तो इन चीजों को भी बुनियाद बना के चौहान साहब, आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू शॉर्ट, ये वाला जो आर्गुमेंट है ये शायद ईद से पहले बहुत बेहतर होता। ईद से पहले हम मान सकते थे कि IMF हमारी तरफ आ ही नहीं रहा है, चाहे हम लोगों ने सारी शराइत पूरी कर दी हैं। अब जब हमने शराइत पूरी कर दी, उसके बाद IMF ना आता तो बात अलग थी, लेकिन ईद के दूसरे दिन ये अनाउंस कर दिया। आपको याद हो प्रेस ब्रीफिंग हुई थी लाहौर के अंदर, उसमें बड़े वाजे तौर पर ये एक तरह से बड़े प्राउडली कहा गया था कि हमने मईशत की सिमत सीधी कर दी है, मामले को सही तरफ। अब जब इकोनॉमी के वो जो क्रंच था फॉरेक्स का वो खत्म हो गया, तो फिर इकोनॉमिक इमरजेंसी कैसे लगा देंगे? उसका रास्ता किधर से बनेगा चौहान साहब? इस पे एक चीज की आप तस्दीक कर लें कि ये एक मुआहिदा होने से 9 महीने की एक अरेंजमेंट और एक मुक्ति और एक टेम्परेरी मुआहिदा होने से कोई इकॉनमी सुधर नहीं जाएगी। ये तो हुकूमत को बताना पड़ेगा ना। इकॉनमी जनाब बेहतरीन नहीं हो जाएगी। असल इश्यूज तो अब स्टार्ट होने हैं कि ये जो आपने एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट की और उसकी वजह से $3 अरब का आप कर्जा लेने लगे हैं, तो उसके बाद अब पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर कैसे करना है कि हमें दोबारा IMF की तरफ जाना ही ना पड़े। बहुत से ममालिक हैं जो रेगुलर IMF के जनाब कस्टमर थे, लेकिन उन्होंने आखिरकार IMF से जान छुड़ा ली। उसमें तुर्की भी है, उसमें इंडिया भी है। तो असल पाकिस्तान का चैलेंज तो ये है, $25 अरब इस फाइनेंशियल ईयर में पाकिस्तान की हुकूमत, रियासत पाकिस्तान ने बैरूनी कर्जा पे करना है, $25 अरब। अब ये $25 अरब कहाँ से आएगा, उसकी अरेंजमेंट कैसे होगी? तो ये सारे का सारा एक बहुत बड़ा क्राइसिस है पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर। $3 अरब या कुछ नहीं मिल रहे, $3 अरब भी आपको कम से कम 5-6 किस्तों में मिल रहे हैं। आई एग्री विद दैट, इस वजह से आई एग्री विद दैट चौहान साहब, लेकिन मसला ये है कि मईशत वाला मामला तो मैं शब्बर जैदी साहब के सामने रखूंगी, लेकिन इंतखाबात को किस तरह से डिले करेंगे ये सवाल पैदा होता है। लेकिन एक और तरफ चलते हैं। अभी कल इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुई है कि नैब के कवानीन के अंदर तरमीम हुई थी 2022 के अंदर। अब एक ऑर्डिनेंस आया, उस ऑर्डिनेंस की बुनियाद के ऊपर और तरमीम कर दी गई है। पहले 14 दिन रिमांड चला गया था, अब 30 दिन आ गया है। चौहान साहब, आप PTI का हिस्सा भी रहे हैं, आप अभी IPP का हिस्सा हैं, आप हुकूमत का हिस्सा भी रहे, अपोजिशन का हिस्सा भी रहे। आपको इस कानून साजी के अंदर एक सर्टन जमात स्पेसिफिक कानून साजी की वो क्या कहते हैं सेंस तो नहीं आ रही कि एक जमात के लिए, PTI के लिए कानून साजी हुई है, ये ऑर्डिनेंस आया है, या आप समझते हैं जनरल है? अनिका, आपने भी पढ़ा होगा जनाब अपने बचपन में इंग्लिश की किताबों में, एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो बोओगे वही काटोगे। 2019 के पहले महीने की आपकी खबर है, वो जनवरी 2019 की बात है। जनरल बाजवा साहब को वजीर आजम हाउस में बुलाते हैं पार्टी चेयरमैन, उन्हें कहते हैं यार कि फौरी तौर पे तमाम जो अपोजिशन लीडर है ना, इनको सारों को जनाब करप्शन के केसेस के अंदर जनाब फौरन जेलों में बंद कर लें। जनरल बाजवा साहब का मुंह खुला का खुला रह गया। अब उन्हें समझ ना आए कि मैं इनको क्या जवाब दूं। आखिर उन्होंने बड़े हौसले के साथ मुस्कुराते हुए कहा, प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं नैब का चेयरमैन नहीं हूं, मैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हूं। पहली चीज।
ना ही मैं FIA का चेयरमैन हूँ, ना ही मैं कोई पुलिस का IG हूँ। तो ये काम रियासत के जो प्रोसिक्यूशन के और इन्वेस्टिगेशन के अदारे हैं, ये उनका काम है। फिर आप मुझे एक चीज बताएं, बाकी भी तो सारे के सारे सियासतदान इस PTI के दौर के अंदर हम अपनी आंखों से देखते रहे ना, उन्होंने पूरा प्रोसेस भुगता। हमने मीडिया के लोग देखे। अभी आज से 3 दिन पहले मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था पार्टी चेयरमैन का, उसमें वो मेहदी जनाब एंकर है, उसने बड़े मीठे मीठे अंदाज से जनाब चेयरमैन साहब की क्लास ली कि जनाब आप अपने दौर भी देख लें, आपके दौर के अंदर सहाफ़ी, जर्नलिस्ट, TV चैनल्स और आपके मुखालिफ पॉलिटिशियन, उनके खिलाफ क्या क्या एक्शन नहीं हुए, किस किस को पाबंद सलासिल नहीं किया गया। तो वो कहते हैं ना, सवाल गन्ना तो जवाब चन्ना, ठीक है। उसके मजाक जनाब चेयरमैन साहब ने दूसरी कहानियां शुरू कर दी इमरान रियाज की और अरशद शरीफ की। मैं 4.5 साल वजीर इत्तलात रहा हूँ। मैं आपको बता दूं कि मीडिया के हवाले से सिटी 42, चैनल 24, जियो चैनल, इनकी जनाब एड्स, मैं ज़ाती तौर पे इमरान खान साहब की प्राइम मिनिस्टर की इंस्ट्रक्शन पे डायरेक्ट मुझे फोन आते थे, जीरो हम रखते थे, जीरो एक ऐड नहीं उनको देते थे। 10 महीने मीर शकील रहमान ने जेल काटी। वो किस चीज की काटी थी, ये भी आप पूछे ना। सही। तो उसके अलावा कभी चैनल बंद हो रहे हैं, कभी चैनल जनाब की बंदिश हो रही है, कभी उनके जनाब एड्स बंद हो रहे हैं, कभी मुखालफीन सारे। और एक मिसाल मैंने आपके सामने जनरल बाजवा साहब की वो रख दी। तो जब ये सारी चीजें होंगी तो फिर ये अल्लाह पाक का एक निज़ाम है। ठीक है, वो बात तो ठीक है चौहान साहब। और उस टाइम पर मैं खान साहब के बाकायदा उनके सामने ये बात किया करती थी कि जो आपने हरकतें हो रही हैं आपकी हुकूमत के अंदर, ये बहुत गलत हो रही हैं। और उस टाइम पे किसी के कान पे जू नहीं रेंगती थी। लेकिन जो उस टाइम पर गलत हो रहा था, आप ये मान रहे हैं कि उसके बदले में आज भी गलत हो रहा है? क्या क्या ये कह रहे हैं? नहीं हो, देखो 90 दिन का था इन्होंने 90 दिन रखा हुआ था नैब का रिमांड, चेयरमैन साहब ने, PTI ने। अगलों ने 14 दिन तक ले आए। 14 दिन के बाद उनको चलो यार 14 दिन और बता दो, चलो 30 दिन हो गए। अभी भी इनकी जनाब मैं समझता हूँ कि फायदा है। अब इन्होंने जो भुगतनी है जेलें नैब की करप्शन के केसेस में, अलकादर ट्रस्ट हो गया, तोशा खाना हो गया, बाकी भी जितने हैं, ठीक है। लैया की जमीन का जो है ना वो 500 कनाल इनकी सिस्टर जनाब उज़मा खान साहिबा, और इसके अलावा और BCO केसेस हैं। तो ये तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि इस हुकूमती इत्तेहाद ने, जिसको 4.5 साल ये कोकला छपाकी जो में रहा था, जड़ा आगे पीछे देखे उसी ये वाला माहौल बना के इनकी जनाब ट्रोलिंग करते रहे नैब के जरिए से, FIA के जरिए से। FIA के जनाब आप बताएं, वो DG का मेमन साहब का, बशीर मेमन साहब की पूरा इंटरव्यू आपके सामने है कि क्या क्या ख्वाहिशात जनाब पार्टी चेयरमैन और प्राइम मिनिस्टर साहब उनके सामने रखते रहे हैं। तो भाई ये सारी चीजें हैं। फरियाल तालपुर साहब को जनाब चांद रात को गिरफ्तार किया गया। यार आप 2 दिन सब्र कर लेते। अभी भी देखें ना, अभी सब्र किया गया ना, ईद को नहीं पकड़ा गया। अच्छा, आप ये कह रहे हैं, आप कह रहे हैं चौहान साहब ईद से पहले नहीं पकड़ा ना, ईद पे सब्र कर लिया गया, यानी ईद के बाद पकड़ने का इरादा है। 200 केसेस है। अब इन केसेस के अंदर 10, 15, 20 जो है ना वो करप्शन के केसेस हैं, बाकी जनाब रियासत से, मुल्क से, अदारों से, अदालतों से टकराव के केसेस हैं। तो इनमें 21 तोपों की सलामी तो नहीं मिलेगी ना। इस पे जाहिर बात है गिरफ्तारियां तो होंगी। खबर तो आपके पास पूरी है चौहान साहब, जरा बता ही दें कब पकड़े जाना है, कोई टाइम फ्रेम बता दें हमें, कोई कब इम्कानात है खान साहब के पकड़े जाने के? देखिए, जो फैसिलिटेशन अदालतों के अंदर इनको हो रही है पिछले कई माह से। अच्छा, मैं आजकल वो अक्सर गुफ्तगू करता हूँ फैमिली के अंदर या अपने ऑफिस के अंदर भी, दोस्त आते हैं मिलने सियासी, मैं कहता हूँ यार पिछला 1 साल आप भी देख लेना, देखा पाकिस्तान का पूरा अदालती सिस्टम, सेशन कोर्ट से लेके सिविल कोर्ट से लेके सेशन से लेके हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट, 1.25 साल से पूरा अदालती सिस्टम फर्द वाहिद को फैसिलिटेट करने में लगा हुआ है। तो इसी वजह से फर्द वाहिद को, पूरे का पूरा सिस्टम, और कोई काम ही नहीं कर रहे। बाकी आपके लाखों की तादाद में केसेस पड़े हुए हैं, कोई किसी का फिक्र फाका नहीं। पूरा अदालती सिस्टम फोकस है। पार्टी चेयरमैन को 7 जमानतें मिल गई, 15 जमानतें मिल गई, 10 केसेस में जमानतें मिल गई, 20 केसेस में जमानतें मिल गई। आ रहे हैं जमानतें लेके जा रहे हैं, आ रहे हैं जमानतें लेके जा रहे हैं, आ रहे हैं जमानतें लेके जा रहे हैं। फिर भी आते हैं तो जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जनाब चीफ जस्टिस की
वो क्लास लेके जाते हैं, गोशमाली करते हैं, कभी जिसकी जनाब मर्जी और मंशा के मुताबिक कोई उनका अगर कोई फैसला नहीं कर पाता तो, लेकिन फैसिलिटेशन 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 फैसिलिटेशन। चलें, ये फैसिलिटेशन तो आप इशारा इस तरफ किया आपने, मैंने वैसे पूछा था कि कब गिरफ्तारी होगी, तो क्या मैं ये बोलूं कि मिड सितंबर के बाद गिरफ्तारी होगी? सितंबर के मिड के बाद खत्म हो जाएगी। ठीक है, मतलब मिड सितंबर के बाद गिरफ्तारी एक्सपेक्ट की जाए ना? हर दिन ईद और हर रात चांद रात नहीं होती। चलें, जाते जाते चौहान साहब वक्त खत्म हो रहा है, जाते जाते मुझे बता दें, फिर मैंने दूसरे सेगमेंट की तरफ जाना है कि अगले 3 माह के अंदर क्या होता हुआ देख रहे हैं, चीता चीता सियासी मंजराम। मैं आपको बता रहा हूं कि इलेक्शंस आपके मार्च के राउंड अबाउट, ये मेरी अपनी जाती परसेप्शन है कि मार्च, अगले साल मार्च से नवंबर के दरमियान होंगे, उससे पहले सारी चीजें होंगी। 2 महीनों के अंदर तकरीबन 90% तहरीक इंसाफ टूट के इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन करेगी। बाकी जो 10% है वो KPK के अंदर या तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर लेगी या फिर परवेज खटक साहब की क़यादत में एक अलहदा वहाँ पे पार्टी जो इंतहाई मजबूत और मजबूत पार्टी KPK की सतह पे शायद बने, लेकिन ज़्यादा चांसेस ये हैं कि वो इस्तेहकाम पाकिस्तान में आएंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी एक निजात दहिंदा के तौर पर इंशाअल्लाह एक पाकिस्तान को तामीर, तरक्की और इस्तेहकाम की तरफ गामजन करने के लिए इंशाअल्लाह मैदान अमल में होगी, और इंशाअल्लाह पब्लिक को भी हम हौसला देंगे और इलेक्शन के अंदर भरपूर तरीके से जनाब हम उतरेंगे, और पंजाब के अंदर तो अपनी हुकूमत हर हाल में इंशाअल्लाह हम बनाएंगे, और वफाक में भी इंशाअल्लाह हम जनाब एक भरपूर किरदार अदा करेंगे। शाहान साहब, क्लेम्स बहुत बड़े हैं, वक्त बताएगा, लेकिन बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। अभी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बाकायदा मईशत के हवाले से बात करेंगे कि हमें 9 माह के लिए कुछ सांस तो आएगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा। आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक पे जाने से पहले सियासत के हवाले से बात कर रहे थे। शब्बर जैदी साहब अभी हमारे साथ मौजूद हैं, थोड़ा ट्रैफिक में फंस गए हैं। ही इज़ विद अस ऑन द कॉल, जैसे ही अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे सो ही विल जॉइन अस ऑन द वीडियो। शब्बर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द शो। एक तो ये IMF की अनाउंसमेंट के बाद शब्बर साहब, पहले तो बड़े शादियाने बजे के मामलात अब ठीक हो गए हैं, देखिए हम सही सिमत पर लेकर जा रहे हैं इकोनॉमी को, जो एकदम से इमरजेंसी सिचुएशन थी वो ख़त्म हो गई है। इस बात का इदराक था ज़रूर हुकूमत में कि ये मामला हल नहीं हुआ मईशत का, लेकिन एटलीस्ट कुछ स्टेबलाइज ज़रूर हो गया है। लेकिन आज राजा रियाज साहब ने एक बात कही है जिसके बाद मुझे कुछ शक होने लगा है कि कहीं मईशत को एक बार फिर वजह बनाकर इंतखाबात को डिले करने की तरफ ना चले जाए। कहते हैं कि अगर माशी इमरजेंसी लग जाए या ऐसी कोई सूरत हाल हो जाए तो फिर मार्च अप्रैल तक भी जा सकते हैं इंतखाबात। कोई ऐसी माशी सूरत हाल हो गई है कि इंतखाबात ना हो सके? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए 2 बातें थोड़ी हमें क्लैरिफाई करनी चाहिए। देखिए, पाकिस्तान की जो बैरूनी अदायगियों का पोजीशन है उसमें पाकिस्तान की जो पोजीशन थी वो बहुत खराब हो चुकी थी और हम बिल्कुल डे टू डे बेस पर आ गए थे। तो ये जो 3 बिलियन की IMF की प्रोजेक्शन आई है और उसके साथ जो हमें और चीजें मिल जाएंगी, उससे हमारी ये पोजीशन है कि शायद हम 5-6 महीने तक अपनी पोजीशन को मैनेज कर लेंगे। मगर ये बात बिल्कुल सही है कि और मुझे ये बताएं कि मैंने कभी आपको कहा कि शादियाने बजाएं आप, अगर आप मुझे फॉलो कर रही हैं तो मैंने बार बार ये कहा कि आप उससे ऑपोजिट बात कहते हैं। हाँ, तो मैंने कभी शादियाने बजाने की बात नहीं की, और ये तो पैसे हमें नवंबर में मिलने चाहिए थे जो अभी भी नहीं मिले हैं हमें। तो आज भी आपने देखा होगा एक बात उन्होंने की, आज एक IMF का एक प्रोजेक्शन आया है, अखबार में छपा है, न्यूज में कम से कम मैंने देखा है कि पाकिस्तान को अगले 3 सालों में $91 अरब पे करना है मुख्तलिफ इदारों को। अच्छा, अब $91 अरब हमारे पास नहीं है, तो ये कोई अच्छी पोजीशन नहीं है, मगर ये पोजीशन ऐसी भी नहीं है कि हम इसको कि हम ये नहीं कह सकते कि इसमें $91 अरब नहीं है तो हम इमरजेंसी लगाकर अपने मसले को हल कर लेंगे। इसी बात को हनीफा आप इस बात याद रखें कि जो पार्लियामेंटेरियन आपसे बात कर रहे हैं पाकिस्तान में फाइनेंशियल इमरजेंसी की, इसकी कोई प्रोविजन फाइनेंशियल इमरजेंसी की पाकिस्तान के आइन में नहीं है। पाकिस्तान के आइन में
फेडरल गवर्नमेंट के पास अपने लिए कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने का लॉ में कोई रास्ता नहीं है। इमरजेंसी फाइनेंशियल के अलावा मैटर पर लग सकती है, ठीक है। और दूसरी तो जो हो सकती है वो फाइनेंशियल के फाइनेंस पर लग सकती है। तो इसलिए जो बंदा बात कर रहा है उसको ये अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान में फाइनेंशियल इमरजेंसी नाम का कोई प्रोविजन है ही नहीं। तो इसलिए प्रोविजन निकाला जा सकता है शबर साहब को, यहाँ तो कुछ भी करने को कुछ भी हो सकता है। वैसे तो केयर टेकर सिस्टम भी 3 महीने होना चाहिए था, पंजाब का कितने अरसे तक चल पड़ा? नहीं, वो तो देखें, वो तो मैं कह रहा हूँ ना कि जो पाकिस्तान के बैरूनी खर्चात के मसाइल हैं, 91 बिलियन रुपीस का पे करना है, वो तो अगले 20 साल भी नहीं हल होने वाला ना। तो क्या उस बुनियाद पे हम ये कह सकते हैं कि आप इसको आगे ले जाएं? बल्कि उसका तो रिवर्स पोजीशन है ना कि जितनी जल्दी आप इंतखाबात करेंगे और जितनी जल्दी एक मुस्तहकम हुकूमत आएगी तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से डील कर सकेगी ना। तो उल्टा, इसका तो जवाब उल्टा है कि अगर फाइनेंशियल पोजीशन खराब है तो आप जल्दी इंतखाब कराएं, क्योंकि जितनी स्टेबल गवर्नमेंट होगी इतना पाकिस्तान के लिए माशी तौर पर बेहतर होगा। तो ये कहना कि पाकिस्तान, हाँ अगर लॉ एंड ऑर्डर का मसला है वो एक अलग चीज है, मगर माशी बदहाली कभी किसी मुल्क के इंतखाबात को डेफर नहीं कर सकती। जो लोग ये बात कर रहे हैं उनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं और वो पाकिस्तान में जमहूरियत की फरोग नहीं चाहते। राइट। अच्छा शहबाज साहब, अभी मैंने ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन ब्रेक के बाद मैंने आपसे पूछना है कि इस टाइम पर अब 5 महीने का ब्रीदर तो हमें मिल गया, लेकिन इन 5 महीनों के अंदर हम क्या करें कि हम लोग आने वाले टाइम्स में, एंड स्पेशली कंसिडरिंग कि नई हुकूमत आएगी, उनको इतना खाली तिजोरी मिलेगी, उनको किस तरीके से मैनेज कर रहा होंगी चीज़ें। एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। शबर जैदी साहब, अब मसला ये है कि हम लोग IMF के इस 9 मंथ अग्रीमेंट का हिस्सा तो बन गए, बट ये लॉन्ग टर्म में कोई सोल्यूशन नहीं है। हम 23 दफ़ा IMF के पास चले गए, 24वीं दफ़ा भी शायद हम लोगों को जाना पड़े, 25वीं दफ़ा भी शायद जाना पड़े, एज लॉन्ग एज वी डोंट फिक्स आवर पॉलिसीज़। महंगाई की शरह कम हो गई, डॉलर का रेट जो है वो कम हो गया, गोल्ड की प्राइसेस कम हो गई। हम इसी के ऊपर खुशी मना रहे थे बहुत अरसे पहले, जब गड़बड़ जा रही थी। उसके बाद एक ब्रीदर तो मिला, लेकिन जब साहब 5 महीने के बाद क्या करना है? उसके बाद नई हुकूमत ने भी आना है, अगर इंतखाबात टाइम पर होते हैं तो देन व्हाट? देखिए, बात ये कि पाकिस्तान की जो करंट अकाउंट की पोजीशन है वो लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान की स्टेट की वायबिलिटी को चैलेंज कर रहे हैं। मतलब कहने का मकसद ये है कि जो हमारी जो डॉलर की रिक्वायरमेंट है वो हमारी इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और रेमिटेंसेस से ज़्यादा है और हम अपने कर्जे अदा करने की सलाहियत नहीं रखते। तो इसमें 2 चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी, चाहे हमें उसको अच्छा लगे या बुरा लगे। पहली हमें ये कोशिश करनी पड़ेगी कि जो हमारे आज के कर्जे हैं, जो तकरीबन 130 बिलियन हैं, इनको हमें ये कहना पड़ेगा कि ये हम पे नहीं कर सकते और हमें इसको रीशेड्यूल करके आगे ले जाया जाए। मकसद ये कि अगर मुझे 24 में पे करना है तो 25 से पे करूंगा, 25 से पे करना है तो 28 से पे करूंगा। इसको आप डिफॉल्ट कह लें या जो मर्जी नाम दे दें, आपको डेट्स की रिफाइलिंग करनी पड़ेगी। ये पाकिस्तान की मजबूरी है और अगर कोई आदमी ये समझता है कि इसके बगैर पाकिस्तान चल सकता है तो वो गलत बात कर रहा है। इसके बावजूद भी, डेट रिफाइलिंग के बावजूद भी, जो हमारा नेट का जो इम्पोर्ट का बिल है वो एक्सपोर्ट और रेमिटेंसेस से कम 7 से 8 बिलियन शॉर्ट होता है। तो हमें हर साल 7 से 8 बिलियन डॉलर चाहिए होता है। तो वो हमें एक्सपोर्ट बढ़ानी पड़ेगी और रेमिटेंस बढ़ानी पड़ेगी और इम्पोर्ट को कम करना पड़ेगा। ये तो दूसरी वाली तीनों चीज़ें हैं। अगर आप पूरी पिछला साल देखें तो तीनों में नेगेटिव हुआ है। एक्सपोर्ट हमारी कम हुई है, रेमिटेंस हमारी कम हुई है और इम्पोर्ट को हमने कम नहीं किया बल्कि उसको रोक दिया है। तो जब तक आप पाकिस्तान के बुनियादी इकोनॉमिक मसाइल हल नहीं करेंगे, पाकिस्तान की ये रियासत जो आज मौजूद है ये कभी भी आज तो 24, 25, 26 ये हो सकता है 50वां प्रोग्राम हो जाए। ये इस तरह से आप सियासी बुनियादों पे इसके फैसले नहीं करेंगे, बल्कि इसको एक बड़े तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। मगर हमारे लोग इसके लॉन्ग टर्म हल में
सीरियस नहीं है। सही, मैं बिल्कुल साफ अल्फाज में सही। अच्छा शबर साहब, अब SIFC बन गई है, OSFC की वजह से जो जितने भी आएंगे इन्वेस्टर्स, वो उनको एक एटलीस्ट वन विंडो ऑपरेशन टाइप मिलेगा। बट इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पाकिस्तान के अंदर जो एक सेफगार्ड होता है इन्वेस्टमेंट का, या एटलीस्ट पॉलिसीज का तसलसल, इन्वेस्टर को ये भी तो नजर आना चाहिए। ये किधर से लेकर आएंगे? नहीं, देखिए दो बातें। ये बहुत अच्छी बात है कि सारे स्टेक होल्डर एक जगह पे बहुत बैठे हैं, वन विंडो ऑपरेशन होगा। मगर सवाल ये है कि क्या फॉरेन इन्वेस्टर के लिए पाकिस्तान में कारोबार करना, इसको छोड़ दें, चले सेफ्टी भी छोड़ दें, कंसिस्टेंसी भी छोड़ दें, सब चीज़ें छोड़ दें, क्या इकोनॉमिकली वायबल है? क्या पाकिस्तान उसको वो रिटर्न दे सकेगा? देखिए वो आपको खैरात देने तो नहीं आ रहा ना, वो तो कारोबार करने आ रहा है। तो पाकिस्तान में अगर वो कारोबार करेगा और पाकिस्तान में कारोबार करने के बाद उसको प्रॉफिट नहीं होगा और प्रॉफिट का रिटर्न आप उसे नहीं देंगे, तो ये कोई हल नहीं है। तो SIFC मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ा रिजल्ट आपको दे सकेगा। ये सिर्फ एक टेम्परेरी चीज़ है, इसका कोई बुनियादी फैसला नहीं होगा जब तक आप पाकिस्तान की मईशत को फॉरेन इन्वेस्टर के लिए अट्रैक्टिव नहीं बनाएंगे। और अट्रैक्टिव की बात यह है कि हमारे साथ बांग्लादेश और इंडिया है, जो कि पाकिस्तान के फॉरेन इन्वेस्टमेंट को किल कर देता है, इस सेंस में कि वो हमसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है। जिन लोगों को पाकिस्तान आना है उनके लिए ज़्यादा बेहतर होता है कि वो इंडिया या बांग्लादेश चले जाएं। तो ये मसला है, इसको मसले को SIFC के थ्रू हम हल नहीं कर सकते। ये मसला पाकिस्तान की बुनियादी मईशत हल होगी तो हल होगा, ये सिर्फ कमेटियां बनाने से हल नहीं होगा। राइट। अच्छा शबर साहब, अगर सिक्योरिटी वाले मामलात को साइड पे कर दिया जाए और प्योर इकोनॉमिक मामलात की तरफ देखा जाए, तो इन्वेस्टर को यहाँ लाने के लिए एक तो क्या करना होगा, दूसरा ये कि हमारे पास पॉपुलेशन अच्छी खासी है और कोई भी मुल्क अगर सही सिमत में अपनी इकोनॉमी को लेकर जा रहा हो तो चीप लेबर एक बहुत बड़ा एसेट होता है और हमारे पास अच्छा खासा चीप लेबर है। वाई आर वी नॉट एबल टू कन्वर्ट दैट into profitable business bearing sort of a country? नहीं सॉरी, आप दोबारा सवाल को दोबारा दोहराएंगे? मैं दोबारा आपके सामने रख देती हूँ शबर साहब। हमारे मुल्क की आबादी बहुत ज़्यादा है और चीप लेबर भी बेशुमार है। ऐसे में कोई भी मुल्क अगर सिमत तयन कर ले इकॉनमी को बेहतर करने की, तो ये चीप लेबर एक बहुत बड़ी नेमत के तौर पर बन सकता है। हमारे यहाँ हमारी पॉपुलेशन हमारे लिए वबाले जान बना हुआ है, लेकिन हम इसको एसेट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। वाई? देखिए दो सवाल आपने किए। पहली बात तो ये कि इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन कैसे होगी। मुझे आप ये बताइए कि एक वो कंट्री जिसका एक नेबर पिछले 75 साल से होस्टाइल है और अब आपका वेस्टर्न नेबर भी होस्टाइल है, अफगानिस्तान, तो आप मुझे बिल्कुल सिंपली बताएं अपने नेशनलिस्टिक एंड पेट्रियोटिक कंसर्न को अलग रखते हुए कि कोई बंदा उस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा जो मुल्क रोज शाम को ये कहता है कि हम अपनी अंदरूनी जंग लड़ रहे हैं। एक बाहर वाला आके उस जगह पे क्यों इन्वेस्ट करेगा जहां रोजाना बम ब्लास्ट हो रहे होते हैं, जहां एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे को मार रहे होते हैं और आप अपने बुनियादी फैसले नहीं कर सकते, तो वो क्यों आप मुझे समझा दें। हम जज्बाती गुफ्तगू तो बहुत कर सकते हैं मगर वो नहीं कर सकते। अब जो दूसरी बात आपने की ह्यूमन कैपिटल की, बिल्कुल सही कहा आपने। ह्यूमन कैपिटल आपको ज़रूरत है, दुनिया में एक एसेट है, मगर ह्यूमन कैपिटल जो है वो एसेट उस वक्त है जब वो किसी तौर पे स्किल्ड होगा। अगर वो अनस्किल्ड है तो वो तो लाइबिलिटी बन जाता है ना जी। वो आदमी क्या करेगा, ना उसकी तालीम है ना उसके पास कोई हुनर है। तो अगर वो तालीम भी नहीं है और हुनर भी नहीं है तो वो किस तरह से किसी चीज़ में कन्वर्ट कर सकेगा। पाकिस्तान में इस वक्त 5 करोड़ बच्चे हैं जो किसी भी तालीम नहीं कर सकते, तालीम नहीं हासिल कर रहे, स्कूल नहीं जाते। तो मुझे ये बताइए, ये 5 करोड़ बच्चे कैसे कंप्यूटर चलाएंगे, कैसे लेबर बनेंगे, कैसे ये काम करेंगे। तो ये जो ह्यूमन कैपिटल आपका है, यस बिल्कुल सही कह रही है, ह्यूमन कैपिटल बहुत बड़ा एसेट है पाकिस्तान का, मगर वो ह्यूमन कैपिटल का एसेट तो पाकिस्तान में लायबिलिटी बन चुका है। अब तो वो उल्टा हो गया है, वो लायबिलिटी बन गया है। इसको जंप स्टार्ट देने के लिए तालीम तो शब्बर साहब अभी फौरी तौर पर उस तरह से प्रोवाइड ना की जा सके, लेकिन क्या आपको लगता है टेक्निकल ट्रेनिंग या इस टाइप की किसी चीज की तरफ हमें जाना पड़ेगा? नहीं, देखिए बात ये ना, हमारे पास तो मैंने कहा ना कि 5 करोड़ बच्चा जो है वो तालीम नहीं हासिल कर पा रहा और हमारा तालीम का बजट बाय एंड लार्ज अभी तक सारा का सारा खर्च हो रहा है सैलरी के ऊपर और चीज़ों के ऊपर। तो मैं देखिए वो फिर वही वाली बात होती है कि बात नाउमीदी की तरफ चली जाती है। ये रियासत जिस खदोखाल में डेवलप हो चुकी है, इसमें आप खुशगवारी माहौल की कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं जब हम बुनियादी
सवालों को एड्रेस नहीं कर रहे। मगर देखिए, चले मैं आपको उसी बात कहता हूँ, चले जी आप आबादी कम से कम आप इनको नहीं पढ़ाएं, मगर आबादी को तो रोक देना आगे मजीद बढ़ने से, वो भी आप नहीं रोक रहे। तो 3.2.3 या 3.5 की परसेंटेज की पाकिस्तान में आबादी बढ़ रही है, तो आप वो भी नहीं कर रहे ना कुछ। तो ये सारी चीजें मिल मिला पाकिस्तान एक नाकाम रियासत की तरफ आगे बढ़ रहा है। और हमें अच्छा नहीं लगता जब हम कहते हैं, लोग बुरा मानते हैं कि जी आप नाउमीदी की बात करते हैं। तो बात ये है कि जब आपकी रियासत में नजर आ रहा है, आपको दीवार के पार नजर आ रहा है कि ये रियासत अब आपने एक चार आने का एग्रीमेंट करने के बाद आप कहते हैं कि मईशत की तब्दील हो गई या ये हो गया, तो ये बेकार की बातें हैं ना, क्यों टाइम ज़ाया कर रहे हैं। राइट, शब्बर ज़ैदी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द शो, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। एक बात तय है कि जो ताने बाने हमारे किसी सिमत पे नहीं लग रहे, इनको उधेड़ के एक बार फिर हम लोगों को इधर का फैब्रिक बनाना पड़ेगा, पाकिस्तान का फैब्रिक बनाना पड़ेगा, जिसके अंदर हम मईशत को आगे लेकर जा सके, और मईशत और पाकिस्तान के लोग पहली प्रायोरिटी और बाकी सारी चीज़ें पीछे की प्रायोरिटीज़। अनीका निसार को इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।